बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस में प्रोग्राम खो शाफी के साथ आपकी खिदमत में अब्बास अनवर और इरफान अहमद खान हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मंडे के दिन होम्योपैथिक तरीका इलाज से मुतल्लिक राना सईद साहब और अमीनी साहब, मुख्तार अमीनी साहब, ये दोनों दोस्त हमारे साथ होते हैं और आपके दौरान हफ्ता जो इकट्ठे हुए हुए सवालात होते हैं उनकी रोशनी में ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जाता है। आज भी माशाल्लाह 20-21 सवाल आज भी हैं, इतने हर हफ्ते होते हैं, तो उन्हीं से हम आज आगाज़ करेंगे। इससे पहले तमाम उन दोस्तों का जिनकी तादाद 60 के करीब है, जिन्होंने कमेंट्स लिखे पिछले प्रोग्राम में और जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करके या ईमेल पे प्रोग्राम को सराहा, और दोनों हमारे जो साहिबान हैं राना सईद साहब और अमीनी साहब, इनका बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया हुआ है। वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन दोनों हज़रात तक पहुँचाएँ। और आज के प्रोग्राम में भी और हर प्रोग्राम के शुरू में हम उन तमाम दोस्तों, शुरू में हमने नाम पढ़ने शुरू किए थे, लेकिन अब 60-65 नाम पढ़ने जो है वो टाइम लेता है, इसलिए मैं दोनों हज़रात तक आपके जज्बात जो है वो पहुँचा रहा हूँ। इसके अलावा बाज़ दोस्तों ने जो हर दफ़ा लिखते हैं, एक दो दोस्त, कि भाई दवाइयों के नाम जो हैं वो स्पेलिंग जो है लिख के हमें दिए जाएँ। पिछली दफ़ा एक दोस्त ने ये नेकी की थी कि उन्होंने प्रोग्राम के बाद एक लिख के सारे सवाल जो है हमें ईमेल कर दिए थे। वो मुमकिन है वो अब्बास साहब ने लगा दिए हों उसके ऊपर। तो अगर कोई ऐसा दोस्त जो प्रोग्राम में शामिल हो जाएँ और साथ-साथ जो दवाइयों के नाम आएँ वो लिखते जाएँ, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो विदिन 15 मिनट्स अगर वो उसको लिख के तमाम नाम जो है वो हमें दे दें, तो हम उसको प्रोग्राम के साथ शामिल करके तो जब व्हाट्सएप करेंगे लोगों को तो वो भी चले जाएँगे। ये थी जी आपकी आज की इब्तिदाइया, और अब चलते हैं सवालों की तरफ। हारून रशीद साहब ने कहा था कि मैं डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ, वो आए हुए हैं बात साहब? वो उनको फिर मैं ले लूँ, मैं अभी ले हाँ, लेता अगर हूँ। आए हुए तो उनसे कहें वो सवाल कर लें, ठीक और है, जवाब मिलने के बाद फिर वो प्रोग्राम से ठीक है। रुखसत ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप अपना माइक खोलें, और जो वीडियो खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपना माइक ही खोल लें ताकि बात कर सकें। अब आप सवाल करें अपना। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, बस हारून रशीद बात कर रहा हूँ एल्सफ्रेड से। जी मौसम डॉक्टर राना सईद साहब, ऐसे सवाल है मेरा ये कुछ बताना था पहले कि मैंने कुछ चंद दिन पहले मैंने उनसे दवाई का पता करना था, कुछ अलामत बताई तो उन्होंने बताया था कि जिगर सूजा हुआ है मेरा, और उन्होंने 2 दवाइयां बताई थी, मर्कसाल और साथ एक और थी बेलाडोना जी, बेलाडोना 200 में। वो बताया था कि 1 हफ्ते में 3 मरतबा खाना है। मुझे चूंकि दर्द काफी थी, मैंने तीनों दिन मुस्तकिल खाई, और पहली बार ही जब खाई है तो वो तीर की तरह लगी, बिल्कुल ठिकाने पे मुझे पता लग गया था कि लगी है। तो मैं 3 दफा खाई है तो मुझे बहुत फर्क पड़ा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरा पेट पहले बहुत ज्यादा फूला हुआ था, फुटबॉल की तरह लगता था, और वो काफी फर्क पड़ा उससे। लेकिन आज फिर ये है कि मैंने दोबारा शुरू की है एक वक्त दिन के वक्फे से, 3 दिन खाने के बाद। तो आज जो वो दोबारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे दर्द सी और पेट फूल रहा था। तो मैंने पूछना था कि मैं उसी तरह रूटीन में जारी रखूं या कुछ इस तरीके से कुछ और करना है इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सुनने और मेरे देखने वालों। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जी हारून रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि खुदा ने फजल फरमाया और आपको दवाइयों से कुछ अफाका हुआ। आप इन दवाओं को जारी रखें जिस तरह आपको ये अफाका दे रही हैं। इनके साथ एक दवा और ले लें, वो है कार्डस मरियानस मदर टिंचर में। उसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे शाम को, साथ दो वो लें तो अल्लाह ताला आप पे फजल फरमाए और आपका ये तकलीफ दूर फरमा दे। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी।
अल्लाह आपका हामी नासिर हो, आमीन। अगर आपका और कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आपको इस मीटिंग से फिर बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि और लोग भी हैं। जाज़ाकल्लाह जी। ये ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, दोनों हजरात, पिछली दफा एक सवाल था कि एक दोस्त ने लिखा था कि 65 साल की उम्र है और मेरे जो है पिछले मोहरे जो हैं वो दब गए हुए हैं, और उसकी आपने उनको दवाई बताई थी। कमर के मोहरे जो हैं वो धंस गए हुए हैं, और आपने उसके लिए जवाब चीज की। अब वो ये कहते हैं कि भाई वो मोहरे जो हैं वो घोड़सवारी की वजह से दब गए हुए हैं, किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि घोड़सवारी, जवानी में घोड़सवारी के दौरान मुतअद्दिद बार गिरने से अंदर धंस गए हैं। और बकौल फिजियोथेरेपिस्ट, लोग आगे की तरफ कुबड़े होते हैं और मैं पीछे की तरफ कुबड़ा हो रहा हूं, लिहाजा डॉक्टर साहब से दरखास्त है कि दवाई तजवीज कर दें और डॉक्टर अमीनी साहब इलाज बाग़िज़ा से नवाजें। शुक्रिया। जी हजरात, क्लियर होगी बात? जी अमीनी साहब, इलाज बिल ग़िज़ा बता दें। ये है कि घोड़े से गिरने से अगर ये चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि हड्डियां कमज़ोर हैं, तो तभी के जाती हैं, वरना वो रोज़ाना कोई खिलाड़ी जो है वो गिरते भी हैं और फिर दोबारा से ठीक हो जाते हैं। मगर ये कौन सी उम्र में गिरे थे और कितना टाइम लग गया है, हड्डियां क्यों नहीं मजबूत हुई, उससे पहले क्यों इतनी कमज़ोर थीं, ये हमारे भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं। मगर ये है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो दूध होता है, और दूध के साथ सिट्रिक का जोड़ नहीं है, तो लिहाजा दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर कोई प्रॉब्लम दूध से होती है तो फ़ौरन मुतला करें, मगर बसूरत दीगर क्योंकि हड्डियाँ मजबूत दूध से ही होती। अगर कोई ऐसी बीमारी अंदर है जैसे एसिडिटी है या इन्फेक्शन है या मैदे में जलन होती है दूध के बाद, या पेट में IBS शुरू हो जाता है, तो वो भी आगाह रखें कि भी हम आपको गाइडलाइन दे सकें इसके बारे में। ठीक। एक दोस्त कहते हैं जी, मेरी उम्र 63 साल है, किचन में खाने और पराठे की खुशबू और चूल्हे की गर्मी से दम घुटने लगता है और खाना किसी हवादार कमरे में बैठकर खाता हूं। इस तरह बाथरूम में नहाने से भाप से घुटन और सांस लेने में दुश्वारी होती है। बराए मेहरबानी होम्योपैथिक दवा बता दें। शुक्रिया। पल्सटीला 200 में खाएं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेसिलो 200, पल्सटीला, बेल्सटीला, फुल सा TULSTILLA। दो सवाल ये लाहौर से पूछे हैं एक दोस्त ने। इनके किसी दोस्त को पहले कोई आपने दवाई बताई थी और बड़ी वो माफिक बैठी है। एक तो पूछते हैं कि एक दोस्त को हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई बताएं। देखें जी, हाई ब्लड प्रेशर की बेशुमार वजूहात हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों है। उनकी अंदरियां बंद हैं, उनकी नालियां बंद हैं, खून की जिस्म में कहीं नालियां बंद हैं, या किसी बीमारी की वजह से है, ये तो ऐसे नहीं बताया जा सकता। वैसे अमूमी दवा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, वो अगर ग्लोनाइन 200 में, एसिफ्लोरा 200 में और नेट्रामेयर 200 में, ये अगर बारी बारी भी लें या मिला के लें तो अलग फल से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और साथ उसके क्रेटागस क्यू मदर टिंचर में 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम को, तो ये तो अमूमी इससे हो सकता है, मतलब अलग फल से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर फौरन किसी वजह से किसी मतलब शॉक पहुंचाया उनको, उससे ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर गया, तो उसकी दवाई फिर एकोनाइट 200 होगी। एक दोस्त हैं जो रियल स्टेट का काम करते हैं, वो कहते हैं 8-10 घंटे कुर्सी पे बैठना पड़ता है और उस दौरान जो है वो पिंडलियां जो है वो सूज जाती हैं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो कमर का निचला हिस्सा जो है उसमें दर्द होती है और जो 1.5-2 घंटे रहती है। तो इन दोनों से निजात के लिए
आपसे राब्ता कर रहे हैं। मिनी साहब बताते हैं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। सही है। ये है कि ज़्यादातर बैठने से गुर्दों पर असर पड़ता है उनके, और गुर्दे जो हैं दब जाते हैं। तो एक तो उनको बेवरेज वुल्गारिस लेनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर उनके गुर्दे क्यों ख़राब हो रहे हैं, उनके गुर्दे जो ज़्यादातर बैठने से होते हैं वो उनके गुर्दे सिरके वाली चीज़ें खाने से, जैसे अचार है और नींबू है, ऑलिव्स हैं, इनकी वजह से अक्सर गुर्दों की जो नेफ्रॉन्स हैं फट जाते हैं, तो पैर सूज जाते हैं। तो लिहाजा उनको गुर्दों की दवाइयाँ चाहिए, और इसमें फास्फोरस 6x में चाहिए उनको, कि भाई गुर्दों में से ब्लीडिंग जो हो रही है उनकी ना हो, और इडेमा जो है पैरों में ना बने। सही। नासी, एक खातून ने लिखा है जी, पीरियड आने से पहले नजर धुंधली क्यों हो जाती है, क्या इसकी कोई दवाई है? डॉक्टर साहब, आप या मैं? मुझे आप साथ साथ गाइड करते रहे, मैं बताता रहूँगा। हाँ जी। इसमें पहले ये होता बताएं है आप। कि जो पेयर्स का जो निज़ाम है वो नीचे की तरफ होता है। इसका इसका मतलब ये होता है कि उस खातून को आयरन बहुत लो है, और ब्लीडिंग जो है उसका रुख नीचे की तरफ है, तो इसलिए उनकी नज़र पे अटैक होता है। इस दौरान उनको अगर वो यूरोप में रहती हैं तो रूम टेम्परेचर पानी पीना चाहिए, और ये है फेरमेट लेनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर एक दवाई है एग्नेस कास्टस, वो उनको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। दवाई जरा आहिस्ता दोबारा बता दें प्लीज। एग्नेस कास्टस सही। मदर टिंचर में है। इसके 10 ड्रॉप्स से 30 ड्रॉप्स एक वक्त में लें, जिससे उनके एतदाल आ जाए। और दूसरी बात यह है कि आयरन की टेबलेट वो नहीं ले सकती, क्योंकि इनको, ऐसी खवातीन को ब्लड में इन्फेक्शन होता है, या मैदे में होता है, या किडनीज में होता है, इसलिए उनको भी फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। एक ने पूछा जी, हाथ पांव ठंडे रहने की वजूहात क्या है? हाथ हाथ, से जी डॉक्टर, सॉरी। हाथ पांव ठंडे रहने की जी बेशुमार वजूहात हैं। हाथ पांव ठंडे क्यों होते हैं? हाथ पांव ठंडे अमूमन ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक ना हो तो उसकी वजह से होते हैं। अगर आपके जिस्म में ब्लड सही सर्कुलेट नहीं कर रहा तो आपके पाँव और हाथ ठंडे हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप किलकेरी या कैल्शियम कार्बोनिकम अगर 200 में दिन में 1-2 खुराकें खाएं तो अलग फल से पहली खुराक से ही आपके हाथ पाँव गर्म हो जाएंगे। ठीक। अच्छा जी, अगला सवाल डायरेक्ट अमीनी साहब से पूछा किसी ने कि चाय सीड कितने बेनिफिशियल हैं वजन कम करने के लिए? अच्छा, ये चिया सीड के बारे में, चाय सीड नहीं, चिया सीड है। चिया सीड है। मैं हाँ तो जी। रोमन उसमें लिखा मलंगा, हुआ इससे पढ़ा गया मुझसे। ये तुखम मलंगा की तरह के होते हैं। चिया सीड होते तुखम मलंगा की किस्म है। ये है कि बाज़ केसेस में ये फ़ायदेमंद है, और बाज़ केसेस में बिल्कुल ठंडे होते हैं। बाज़ इसको तासीर में गर्म कहते हैं चिया सीड को। तो ये है कि इसका जो, अगर वो गर्म मुल्कों में है तो इसके ऊपर इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये अंदर से इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने में, लुब्रिकेट करने में फ़ायदा होता है। क्योंकि बाज़ ख़वातीन का जो वज़न है वो इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, जैसे पेट बड़ा हो जाता है तो वो इन्फेक्शन होती है बॉडी में, या मैदे में होती है, या आंतों में होते हैं, तो इसमें वो फ़ायदा दे देती है। मगर हर केसेस में ये वज़न को कम नहीं है। जैसे बाज़ लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होता। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए डायबिटीज़ में भी फ़ायदा देता है, जिनको इन्फेक्शन हो ब्लड में, या इन्फेक्शन मैदे में हो, आंतों में हो, गुर्दों में हो। तो इन सूरत में जैसे ख़वातीन हैं जो जिनकी हील दर्द करती हैं, उनको फ़ायदा दे सकता है, मगर हर इंसान को नहीं दे सकता।
एक दोस्त कहते हैं जी मेरे पास तोते हैं, मेरा ये शौक है, मेरे लंग्स में भी अक्सर इन्फेक्शन रहती है, मैं क्या करूं? वैसे मैं मास्क लगाकर बाहर जाता हूं। तोतों की वजह से इन्फेक्शन रहता है तो उन्हें कहें कि ट्यूबरकुलिनम 1000 में एक खुराक हफ्ते में खा लिया करें। शाह जी, पिछले पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था किसी का केस जिसमें बताया था उन्होंने कि भाई गले में रेशा वगैरह बहुत ज्यादा गिरता है, उस पर आपने कुछ अद्वियात बताई थी, कुछ आपने ग़िज़ा के बारे में बताया था। वो ये पूछ रहे हैं जी, रेशा गिरने की दवाई तो आपने बता दी है, लेकिन अमीनी साहब से ये सवाल है कि कौन सा फूड जो है वो अवॉइड किया जाए। ये जो आपने जो खटाई की बात की थी लास्ट वीक, अब वो फूड का भी पूछ रहे हैं कि भाई फूड कौन सा अवॉइड किया जाए। बात जज़ाकल्लाह उनका इस तरफ को तवज्जो दिलाने का भी। ये जो गले में रेशा गिरता है, असल में ये वाइट सेल होते हैं जो फूड को आपको बाहिफाजत मैदे में उतारते हैं। बाज़ लोग ये ज़रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करते कि भाई ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा रेशा। ये रेशा ज़्यादातर दूध की और मलाई वाली चीज़ों से बनता है और बनाना चाहिए। ये वाइट सेल होते हैं जो ख़राश को गले में ख़राश होने से रोकते हैं। अगर ये ज़्यादा मर जाएँ, यानी कि पीले रंग के या हरे रंग के हों, तो इसका फिर इलाज होना चाहिए। बसूरत दीगर अगर वो व्हाइटिश कलर के हैं, तो उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। जिस तरह एक गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है ना, एक वज़ीर-ए-आज़म किसी जी मुल्क जी। में जाता है, तो ये एक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं फूड को, हर नवाले को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और बाहिफ़ाज़त आपके मैदे में उतारते हैं। ऐसे करने से ये बेशुमार बीमारियों से बचा देता है। जैसे अल्सर अल्सर हो जाता है, उनसे बचा देता है। और ये जो डायबिटीज़ हो जाती है, उनसे बचा देता है। तो अक्सर बच्चियाँ जो जिनके घर में बच्चे नए-नए होते हैं, तो वो अक्सर बच्चियाँ डर जाती हैं कि भई ये बच्चे को रेशा हो गया। तो हम कहते हैं कि भई ये रेशा तो पॉज़िटिव है, इसको ख़त्म नहीं कीजिए और डॉक्टर के पास जाएँगे तो ये विटामिन सॉरी ये एंटीबायोटिक दे देंगे। वो एंटीबायोटिक से उनके गले में ख़राश पैदा हो जाती है और फिर मेरे वो पॉज़िटिव होते हैं। ये प्लीज़ व्हाइट सेल होते हैं इसको अगर वो पीले रंग का हो तो फिर इसका इलाज होना चाहिए या ग्रीन कलर का हो तो फिर इलाज होना चाहिए, वरना इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, पिछली दफा गरारों का भी किसी ने पूछा था कि गरारे कर लिए जाएं दवाई के या उस पे जो आपने जवाब दिया था उस पर एक तनकीद आई है। वो कहते हैं ये कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने से पहले गरारे कर लें, अगर इनका कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर नेगेटिव हो जाएगा और इनको घर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो गलत मशवरा दे रहे हैं। अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसे घर ही में रहना चाहिए, ना कि किसी और तरीके से अपना कोरोना इसको नेगेटिव करना चाहिए। अगर मुझे समझ लगी है तो मेरी रहनुमाई, अगर मुझे गलत समझ लगी है तो मेरी रहनुमाई फरमा दें। मुझे क्लियर नहीं है वो क्या बात पूछ रहे हैं, अगर आपको बात समझ आ गई है तो बता दें। जी, देखिए कि जितना वो पीसीआर इस गले में से ढूँढते हैं, उतना पीसीआर हर इंसान में मौजूद होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम होता है। तो इसी ही को तो वो कोरोना डायग्नोज़ कर रहे हैं। मैंने एक सिंपल सी ऐसी चीज़ बताई है कि जिसमें बच्चे को कोरोना नहीं होता, मगर गले के अंदर ये ठंड की वजह से नाक के अंदर ये पीसीआर पैदा हो जाते हैं। अब सुबह-सुबह उठते हैं बच्चे, उनके मुँह अगर दाँत साफ नहीं किए, नाक साफ नहीं किया, कुरली नहीं की, वज़ू नहीं किया, तो लाज़मी बात है ये तकरीबन बेशुमार लोगों में ये मौजूद होता है। तो इससे मैंने वो उसको कहा था, अगर किसी को कोरोना डायग्नोज़ है तो उसकी बाकी सिम्पटम भी होने चाहिए। अगर वो नहीं है, तो सिर्फ़ गरारे करें और नाक साफ करें और स्कूल चले जाएँ और उसमें पॉज़िटिव नहीं होगा। सर राहत साहब, वो क्या दोस्त लिखते हैं कि डॉक्टर जो है वो आम आजकल एंटीबायोटिक जो है वो लिख देते हैं जो मैदे को खराब करती हैं। होम्योपैथिक में इसका नेमुल बदल क्या है? देखिए जी,
एंटीबायोटिक जो है मैं उसके ज़ाती तौर पे तो ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि बीमारी से या जान बचाना ज़िंदगी अगर मकसूद हो तो एंटीबायोटिक लेना या खाना बुरी बात नहीं है। लेकिन एंटीबायोटिक एक्चुअली कोई इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक सिर्फ इसलिए देते हैं कि उस बीमारी को, जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन कई दफ़ा एंटीबायोटिक भी वहाँ पे नाकाम हो जाती है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। लेकिन होम्योपैथी में एंटीबायोटिक से स्ट्रॉन्ग दवाएं मौजूद हैं जो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं। कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी मतलब बीमारी ऐसी हो, इसको एंटीबायोटिक के बगैर होम्योपैथिक दवाएं कंट्रोल कर सकती हैं। तो उसका मुतबादल मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ होता है। मसलन ये मैंने पिछले पे किसी प्रोग्राम में प्रोपोलिस एक दवाई बताई थी। प्रोपोलिस दवाई इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन दवाई है। हाइड्रास्टस बेहतरीन दवाई इन्फेक्शन के लिए। एक्टिनेशिया बहुत टॉप की दवाई है इन्फेक्शन के लिए। हाइपेरिकम, मदर टिंक्चर, ये सब मदर टिंक्चर मैं बता रहा हूँ, ये सब मिलके खुदा के फजल से जख्म को हील कर देते हैं। जैसा मर्जी जख्म हो, अंदर हो या बाहर हो, ये अल्लाह के फजल से हील कर देते हैं। ऐसी मतलब बेशुमार दवाएं। फिर हालात के मुताबिक देखना पड़ता है ना जख्म कैसा है। अब कई जख्मों वालों को, या जैसे कि फोड़े होते हैं, तो उनको मैं अक्सरों को कहता हूँ कि इस फोड़े के ऊपर शहद लगाओ। तो मेरी तरफ से ऐसे देखते हैं जैसे शायद उन्होंने ना, मैंने उनसे मजाक किया। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इस पे दिन में 3 दफ़ा शहद लगाओ, ये खुश्क हो जाएगा। और खुदा ताला के फजल से ऐसा होता है। ये जो मैंने अभी 3-4 दवाइयों के नाम बताए हैं, ये दवाइयाँ भी हम देते हैं मिला के मदर टिंक्चर्स में वुंड हाइल करने के लिए। तो अल्लाह के फजल से होता है। एक दोस्त की उम्र 80 साल है जी, उन्होंने पूछा गैस और पेट खराब रहने की तकलीफ रहती है, इसके लिए को होम्योपैथिक दवाई बता दें मुस्तकिल। जो उम्र दराज जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको लाइकोपोडियम सूट करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पेट में अक्सर रेशा बनने की सूरत में गैस बनी रहती है। तो ये लाइकोपोडियम बेहतरीन दवाई है। लाइकोपोडियम 200 ले लें, 30 ले लें, 6x में ले लें, किसी भी पोटेंसी में उनके पास मैया हो तो वो ले लें। जो वरना दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची का कावा उनको बना के दें, शहद डालकर दें, तो उनकी गैस कम रहेगी। एक ने पूछा जी, पेनक्रेस में अगर दाने बन जाएं और सही काम ना करे तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए? पेंक्रियाटिस यानी कि कैंसर बन रहा है उनके पेंक्रियाज में, तो उनको हींग दूध में डालकर रोजाना बिला नागा दिन में 3 दफा पीनी चाहिए। ये आपकी तशखीस है कि भाई उनको कैंसर का कफीत पैदा हो रही है? क्योंकि वो दाने बनते ही कैंसर की वजह से है ना, वो बाद में डायग्नोज कर देंगे, अभी नहीं किया तो। बहरहाल अल्लाह ताला उनको अपने ज़मान में रखे, क्योंकि पेंक्रियाटाइटिस जो है वो इसी वजह से है कि वो सुकर भी रहा होता है और उसके अंदर दाने बन रहे होते हैं, उनके अंदर सिस्ट बन जाते हैं। उसको दानों को, ये उर्दू लफ्ज़ है मगर ये लफ्ज़ वो पर्टिकुलर इस्तेमाल करते हैं, सिस्ट। अच्छा जी, एक बच्ची की उम्र 13 साल है, 1 साल से ल्यूकेरिया की शिकायत है, बहुत ज्यादा ल्यूकेरिया आता है। देखिए जी, ये बच्चियों में अमूमन ये देखने में आया है, इधर भी और भी बेशुमार ऐसे केसेस हैं। तो इसके लिए तो लिकोरिया की बेशुमार वजूहात होती हैं बच्चियों में। तो मैं वो तफसील तो नहीं बताना चाहता, लेकिन सबको बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। तो इसके लिए एक दवा है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड अगर 30 में वो दिन में 3 दफ़ा खाएं, बच्ची खाए 3 दफ़ा दिन में, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन खाए और खा के फिर बताए। तो अगर इससे आराम ना आए तो फिर दूसरी दवा होगी ओवाटोस्टा। ओवाटोस्टा 3x में दिन में 3 दफ़ा, लेकिन पहले कार्बोलिक एसिड खाए। इसके लिए थोड़ी सी खुराक में ये होता है कि बच्चियां जो है मीठा बहुत पसंद करती हैं। जो बच्चियां मीठा पसंद करती हैं उनको अक्सर लुकोरिया रहता है, चॉकलेट की सूरत में हो या
केक वगैरह ये मीठे खाने की शौकीन होती हैं, उनको भी लिकोरिया रहता है। उसमें नक्स वामिका और सल्फर का इस्तेमाल करें कि उनकी क्रेविंग कम हो। सही। सर जी वही सवाल दोबारा आ गया, अगर ब्लड प्रेशर में फौरी फर्क ना पड़े तो? ये होता है ब्लड प्रेशर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले बताया है कि अगर उनके कई होते हैं, जिस तरह इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब है कि ब्लड में क्लॉटिंग आ रही है। और अगर उनका सर भारी हो रहा है और हाथ पैर शल हो रहे हैं तो उनको गर्म पानी पीना चाहिए। और अगर उनको ठंड लग रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उनको ठंडा पानी पीना चाहिए, तो उनसे ब्लड प्रेशर जो है नीचे को चला जाएगा। अगर ठंडा मौसम है तो ठंडे पानी में नमक डालकर पीने से ब्लड प्रेशर यकदम नीचे को आ जाता है और मैदे का मुंह खुल जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लोग ये भी बड़ी गलती करते हैं कि वो थोड़ा सा अगर वो देखेंगे सर भारी हो रहा है, फ़ौरन वो ब्लड प्रेशर चेक करने लग जाएंगे। तो वो कहेंगे अच्छा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब एक गोली खा लो। वो गोली खा के तो 5 मिनट के बाद फिर वो चेक करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा होता है। एक्चुअली ये सब टेंशन की वजह से फौरी बढ़ता है। इसलिए कभी किसी ने अगर घर में ब्लड प्रेशर चेक किया है, एक दफ़ा करने से नहीं, कम से कम 3 दफ़ा चेक करें 2-2 3-3 मिनट के बाद, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। बजाय इसके कि वो गोली खा, ये गोली खा, उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा-सा पानी पिएँ आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई दवाई ना खाएँ किसी किस्म की भी, सिर्फ रिलैक्स करें और पानी पिएँ। तो जो रूटीन में आप दवाएँ ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, वो बेशक खाते रहें, लेकिन अपने टाइम पे। ये नहीं कि जिस वक़्त आपने चेक किया और थोड़ा ब्लड प्रेशर किसी वजह से भी हाई हो गया, तो अब आपको टेंशन लग गई, परेशान हो गए, उसको फ़ोन कर, ये कर, वो कर। तो जितनी टेंशन आप लेते जाएँगे, उतना बीपी आपका हाई होता जाएगा। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है और आपको हाई लगा है, तो जस्ट रिलैक्स, पानी का गिलास पिएँ, आराम से बैठे रहें, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, 2-3 घंटे बाद बेशक चेक कर लें, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेंशन में बार-बार चेक करेंगे, तो वो हाई जाएगा, हर दफ़ा हाई जाएगा और आपकी और टेंशन बढ़ती जाएगी। एंड पे आप सोचेंगे पता नहीं अब मेरे दिमाग की नाली फटने लगी है या मेरा जिस्म फटने लगा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में जाएँगे, वहाँ वो 2 घंटे आपको आराम से लेटाए रखेंगे। उसके बाद आपका बीपी चेक करेंगे, बीपी आपका नॉर्मल होगा। आपको सिर्फ़ ये तसल्ली होगी मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ या मैं एम्बुलेंस में पड़ी हूँ या पड़ा हूँ, तो आपको तसल्ली सिर्फ़ इतनी होगी। तो और कुछ नहीं, दवाई वो देते कोई नहीं, दवाई उन्होंने देनी कोई नहीं। उन्होंने आपका ब्लड प्रेशर बाद दो थोड़ी देर बाद चेक करना है, तो आप रिलैक्स होती जा रही हैं, ब्लड प्रेशर नीचे आता जा रहा है, तो आपको घर भेज देंगे। ऐसे ही एक दोस्त ने ये भी पूछा है कि जी अगर ब्लड प्रेशर में फर्क ना पड़ा हो तो बेलाडोना, सल्फर, आर्निका, लैक्सेक्स लेडम और एकोनेट 2-2 घंटे के वक्फे से ले सकते हैं? ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ही एकदम आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आपको नज़र आ रहा है, फ़ौरन दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सल्फर और बेलाडोना अगर आप सुबह के वक़्त एक खुराक ले लें, उससे ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। लेकिन जब आप टेंशन में हो के कोई भी दवाई खाएँगे आप, नहीं ठीक होगा और ऊपर जाएगा। आर्निका, लेक्सिस, लेडम अच्छी दवाएँ ब्लड प्रेशर के लिए। बेलाडोना, सल्फर, बेलाडोना तो मैंने पहले भी कई दफ़ा बताई है कि अगर आपको महसूस हो कि आपका बीपी हाई हो रहा है, सर आपका गर्म हो रहा है, बजाय ब्लड प्रेशर चेक करने के आप बेलाडोना 200 की एक डोज़ ले लें। तो अगर फिर भी आपको महसूस नहीं हो रहा कि नहीं अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो एक खुराक उसको रिपीट कर लें बेलाडोना को, कोई मसला नहीं, बेशक 15 मिनट बाद रिपीट कर लें। लेकिन इस तरह ना करें। वैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेशुमार दवाएँ हैं, ग्लूटामाइन बहुत अच्छी दवाई है, नेट्रोम्योर 200 में बहुत अच्छी दवाई है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उससे ब्लड प्रेशर नीचे भी आता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इधर गोली ज़ुबान में रखी, साथ ही सब कुछ नीचे हो जाए, ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, एक सवाल है कनाडा से। आई हैव क्रोनिक पोस्ट नाजल ड्रिप। Recently, it is very bitter in taste. Kindly suggest how to cure this problem. Nose is blocked as usual.
as well, not देखिए as जी, usual, as well. ब्लॉक नोज के लिए सबसे बेहतरीन दवाएं जो हैं वो 3 हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और भी कई होंगी जो मेरे तजर्बे में है। उसमें है सैम्बुकस नाइग्रा, उसमें है स्टिक्टा, और उसमें है एक अमोनियम कार्ब। ये 3 दवाएं अगर वो बारी बारी या मिला के भी लें तो एक तो उनका नाक खुल जाएगा और ये जितनी बीमारी उन्होंने बताई हैं ये से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ एक देसी टोटका मैं उनको बताऊं, अगर वो करें तो उनको फायदा जल्दी होगा। तो ये है कि देसी घी के 2-2 ड्रॉप्स या 1-1 ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल में रात को सोते वक्त डालें। तो जिसका भी नाक बंद है, जिसको भी ये साइनस का मसला है, इर्द गिर्द ये साइनस बंद होने की वजह से छींकें आती हैं, केरा गिरता है जिनके, अक्सर लोग कहते हैं ये केरा गिरता है, ये ऐसे तमाम लोग मेरे सुनने वाले जिनको केरा गिरता हो, जिनका नाक बंद हो, एक साइड बंद हो, दोनों बंद हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन बाकी दवाइयों के साथ देसी घी का 1-1 कतरा या 2-2 कतरे अगर वो सुबह शाम अपने नाक में डालना शुरू कर दें, बहुत सारी बीमारियों से, ये गले की, कान की और नाक की बीमारियों से अल्लाह के फजल से महफूज हो जाएंगे। होमोग्लोबिन की कमी हो तो कौन सी दवा लेनी चाहिए? होमोग्लोबिन की कमी हो तो होमोग्लोबिन लेनी चाहिए। होमोग्लोबिन 12C में मिलती है लंदन से, यूके से, वो लेके दिन में 3 दफ़ा खाएं। वैसे अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर फेरोमेट 30 में, डॉक्टर साहब ने पहले भी बताई थी। अच्छा जी, कानून नहीं, खातून को पुलसटेलिया 30 पल्सटीला 20 दिन दी, पीरियड नहीं आए, फिर सल्फर M1 दी, पीरियड एक बार आए, लेकिन अब दवा खाते हुए 3 माह हो गए हैं, दोबारा पीरियड नहीं आए, बताएं अब क्या दवाई लेनी चाहिए? देखें जी, दवाई क्या लेनी चाहिए, वो पल्सटीला खाएं या सल्फर खाएं, कुछ भी खाएं, जब तक वो अपने टेस्ट नहीं करवाती। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में अपने में एक बताया था, एक प्रोलैक्टिन के बारे में। मैंने पिछले अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, प्रोलैक्टिन जिन औरतों का बढ़ा हुआ हो, ना तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ना ही, और बच्चियों अगर हों जो शादी गैर शादीशुदा हों, उनके पीरियड्स का मसला रहता है। बच्चियों को अगर पीरियड्स का मसला हो तो मुमकिन है कि उनके पर उनका प्रोलैक्टिन हाई हो। तो इसलिए ऐसी बच्चियां जिनके पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, उनकी माओं को चाहिए कि वो उनके हार्मोन्स टेस्ट करवाएं, और ख़ास तौर पे प्रोलैक्टिन। इसी तरह जिन जोड़ों के जो जोड़े बे औलाद हैं, तो मर्द हैं या औरत हैं, उनको भी अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाने चाहिए, और प्रोलैक्टिन ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। अगर मर्दों में भी प्रोलैक्टिन हाई हो तो मर्द भांज हो जाता है। तो अगर उसका प्रोलैक्टिन का लेवल ठीक हो तो फिर वो भांज नहीं रहता। लेकिन ये अक्सर लोग हमारे टेस्ट नहीं करवाते, चेक नहीं करवाते, लेकिन वो कहते हैं जी हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बेशुमार केसेस आपको बता सकता हूँ जो मर्दों के प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा था। ये प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, यहाँ पिट्यूटरी में पैदा करता है इसको, तो ये कंट्रोल करता है बॉडी के, जिसमें प्रोलैक्टिन कहते हैं दूध को। तो ऐसी बच्चियां या ऐसे बच्चे या ऐसे जिनकी औलादें नहीं हो रही, उनको अपना प्रोलैक्टिन जरूर चेक करवाना चाहिए। और ऐसी औरतें और ऐसी बच्चियां जिनके पीरियड्स के मसाइल हों, वो बच्चियां अपना प्रोलैक्टिन ज़रूर चेक करवाएं। उनका प्रोलैक्टिन अगर ठीक है तो फिर इलाज में भी आसानी होगी। लेकिन अगर उनका प्रोलैक्टिन हाई है, आप जो मर्जी दवाई दे के देख लें, तो उसकी प्रोलैक्टिन की भी एक दवा पल्सटीला है, लेकिन पल्सटीला एक दफ़ा नहीं, फिर अगर प्रोलैक्टिन का पता चल जाए
कि इस बच्ची का प्रोलैक्टिन हाई है, फिर पल्सटीला कुछ ऊंची ताकत में दे के उसको ठीक किया जा सकता है। तो फिर दूसरी इधर उधर की दवाएं देने की ज़रूरत नहीं है कि ये खा लो, वो खा लो, फलान खा लो, 30 दवाइयाँ मिला के खा लो, 6 दवाइयाँ मिला के सुबह को खा लो, सिर्फ इसलिए कि पीरियड्स आ जाएं। ये पीरियड्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ट्यूबरकुलोसिस नाम की 4 खुराकें खाएं सीएम में, आपको अगले दिन पीरियड्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, या 2 दिन के बाद। पीरियड्स लाना मकसूद नहीं है, मकसद है कि जिस्म हील हो और प्रॉपर हो, हर महीने आए। अगर तो खून की कमी है तो वो एक अलग बात। अक्सर खून की कमी की वजह से भी बच्चियों को पीरियड्स नहीं होते, लेकिन वो चेक नहीं करवाते। वो चेक करवाते हैं, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टरों से वो कहते हैं जी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अरे भाई सारा कुछ ठीक है तो फिर बच्ची के बाल क्यों गिरते हैं, उसकी कमर में क्यों दर्द है, उसको पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, उसको भूख क्यों नहीं लगती, उसको पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता, वो चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, तो है ना। इसकी वजह क्या है, उसमें खून की कमी है। तो इन ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये हमारे जो रखवाले हैं सेहत के, वो ध्यान नहीं देते। और हमारी जो जनरेशन है, वो हमारी जनरेशन से मतलब जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो ही फॉलो करते हैं जो उनका डॉक्टर कहता है। हालांकि यहाँ के डॉक्टर हर बात सही नहीं कहते, सारे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर। आपका विटामिन B12 कम है ब्लड में, आपका विटामिन B6 कम है, आपको कभी डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपका विटामिन B12 कम है, विटामिन B6 कम है। तो सिर्फ आपको ये कह देगा कि ये फेरिटीन आपका कम है, ये गोली फेनाजोल जेनाजोल जो भी है वो खाओ। तो वो उससे वक्ती तौर पे ब्लड तो आ जाएगा, लेकिन आपका विटामिन B12 नहीं पूरा होगा उससे, विटामिन B6 पूरा होगा। ये सारे विटामिन मिलके खून को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर ये जो ऐसी बीमारियां होती हैं, बाल गिरना, भूख ना होना, लाचार होना, कमर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना। अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी बच्चा चिड़चिड़ा बहुत है, पढ़ता ठीक है, सारा कुछ ठीक करता है, खाता पीता भी नहीं है, चिड़चिड़ा बहुत है, रंग पीला सा है। भाई उसमें खून की कमी है, उसका चेक करवाओ। और क्या उसको, कुछ नहीं है उसको। तो इसलिए मेरी दस्तबदस्ता दरख्वास्त है उन माओं से जिनकी बच्चियों को पीरियड्स का मसला है, उनके ब्लड का ध्यान रखें, उनके हार्मोन्स का ध्यान रखें। उनके हार्मोन्स अगर ख़राब हों तो वो फिर सारी ज़िंदगी ख़राब जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर आपको कुछ नहीं बताते, तो आपको यही कहते रहेंगे कि सारा कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, हालांकि उसमें बहुत कुछ ख़राब होता है। तो इसलिए मैं ये इतना कुछ इसलिए कहा कि लोग सुन लें, और लोग हमारा, क्योंकि हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी दवाई के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि लोग ऐसा करें तो उनको फ़ायदा हो। ठीक। इसमें खान साहब एक और भी इस तहमीद के अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनती हैं, फाइब्रॉइड्स बनते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बनते हैं, फिर साथ में इनकी प्लेटलेट्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औरतों को एमेनेरिया हो जाता है। तो लिहाजा उनके बाज़ औरतों को पाइल्स हो जाती है, मकत सूज जाती है, ब्लड आता है टॉयलेट के ज़रिए, और जो मेंसेस होते हैं वो रुक जाते हैं। बाज़ औरतों के नक्सीर फूट जाती है मगर मेंसेस नहीं आते, तो इसका मतलब है कि खून में इम्बैलेंसिंग है। और ऐसी ख़वातीन को अचार, नींबू वगैरह नहीं लेना चाहिए, और सिरके की बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएँ जिससे उनके पेट और नरम हो, और नरम होने की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाएगा और फाइब्रॉइड्स ख़त्म होंगे। अगर कोई फाइब्रॉइड्स बन रही हैं, यानी कि रहम के अंदर रसौलियाँ या रहम सूज रहा है, तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा हैवी ब्लीडिंग होती है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से औरतें जो है 40 ईयर्स को पहुँचते हुए वो मेनोपॉज़ पे चली जाती हैं। तो लिहाजा इन सब चीज़ों का ख़्याल रखते हुए डॉक्टर साहब की बातों को भी फ़ॉलो करें। एक दोस्त ने बाहर से पूछा जी कि ऑक्सीजन दवाई आपने बताई थी पिछले हफ्ते, और वो कहते हैं भारत में नहीं मिलती, तो क्या हम यूरोप से मंगवा सकते हैं? बिल्कुल मंगवा सकते हैं जी, यूके में अवेलेबल है हर जगह। किसी भी यूके की कंपनी से, फार्मेसी से आपको ये दवाई अवेलेबल है। ऑक्सीजन 200 में और
ऑसिकोसेलियनम 200 में उनको चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या ना उसका जी जी मिल सकती। यहाँ से भिजवा दी जाए, तो मैं उनको ईमेल एड्रेस भेज दूंगा अपने अमीन जी से। ठीक है। देखिए जी, ऑक्सीजन दवाई इंसान को जब दमा होता है या जब भी ये मसाइल होते हैं, उसकी ऑक्सीजन कम होती है। जी और अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन ही खाई जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत के कि आप कोई और दवाई देखेंगे। मतलब वैसे सांस को बढ़ाने के लिए, सांस की दिक्कत को दूर करने के लिए बेशुमार दवाएं, कार्बोवेट सबसे बेस्ट दवाई है अगर देखा जाए तो। कार्बोवेट ऑक्सीजन नंबर 1, फिर कार्बोवेट नंबर 2। हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था कि मौत के मुंह से जो खींच के लाने वाली दवा है वो कार्बोवेट है। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि स्पेडोस्पर्मा है या कोई ब्लाटा और एंटिया है। कि ब्लाटा और एंटिया और स्पेडोस्पर्मा ये दवाएं दमे के लिए बहुत अच्छी हैं। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए या ऑक्सीजन जिस्म को देने के लिए ऑक्सीजन बहुत नंबर 1 दवा है। और अगर उसके बाद कोई दवा है वो है कार्बोवेट। जी अब्बास साहब, आपके पास क्या सूरत हाल है ईमेल्स में? आवाज खोले अपनी। अब्बास साहब आवाज खोलें। अच्छा, कुछ मैंने पढ़ लिए हैं और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बताया कि पिछले साल पिछले जुमे मंडे को 3 एक सवाल रह गए थे, वो शामिल हो गए हैं या वो रह गए? नहीं, मुझे नहीं पता कौन से 3 थे वो। एंड नोट पे आपने कहा था कि 3 एक रह गए सवाल, लेकिन वक्त हो गया 1 घंटे, तो अगले हफ्ते कर लें। चलो शायद इस हफ्ते आ गए हो, मैंने तो लिखी नहीं है। चलिए चलो तो फिर मैं ये बताता हूँ कि ये कोरोना होने के बाद नींद पर नहीं चलता, नींद पर बस नहीं चलता, होश की कैफियत, बेहोशी की कैफियत रहती है और आंख खुलती नहीं है, और चाहे कोई जितना भी शोर मचाए वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहती है। और ये उनको लिखा हुआ है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद आंख नहीं खुलती उनकी? हाँ, नहीं, कोरोना के बाद नींद पर नहीं चलता, नींद पर बस नहीं चलता, उठा नहीं जाता और बेहोशी की कैफियत है, जितना मर्जी शोर हो आंख नहीं खुलती। और अगर तकिया थोड़ा ऊंचा रह जाए तो इस किस्म की बातें लिखी है। यानी कि ऐसे शख्स को कोरोना के बाद नींद का फुकदान, मतलब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और लेथार्जिक बॉडी है। हाँ, इसमें यह होता है कि कुरान मजीद में कहा है कि शरबत काफूर पिलाया जाएगा, जो भी ताबकारी होती है, या जैसे कि किसी भी बुखार को ख़त्म करने के लिए काफूर की ज़रूरत पड़ती है। मगर जब बुखार उतर जाता है तो जंजबील की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ऐसे शख्स को यखनी बनाकर पीनी चाहिए, और चाहे वो मुर्गी की हो, लैम की हो या मछली की हो, उसमें ये तीन चार इंग्रेडिएंट्स ज़रूर डालें। लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और अदरक को पकाएं और आस्ते आस्ते दिन में 3 से 4 दफ़ा पिएं तो उनकी ये सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। और बाकी होम्योपैथिक रेमेडीज डॉक्टर साहब बता देते। होम्योपैथिक में तो ये अगर उनको ऐसी सूरत हाल है कि उनको वो नींद ही मतलब डिजीनेस है बहुत ज़्यादा, तो ओपीएम की खुराक खाएं 200 में, ये डिजीनेस दूर हो जाएगी उनकी। लाइकोपोडियम के मतलब की क्या ख्याल है? लाइकोपोडियम पे ये है कि रेशे को कम करती है, क्योंकि बुखार जब उतरता है तो पूरी बॉडी में रेशा पैदा कर देता है। उसके लिए बेबरिस है, चेलिडोनियम है, ये चीज़ें उनको लेनी चाहिए। और सल्फर है, सिनाब्रस है, इस तरह की बेशुमार जो हैं जो रेशे को कम करने में मदद करती हैं। मगर असूली जो भी ये खाने से ताल्लुक़ रखता है वो कर लें, दवाइयाँ लेना चाहें दवाइयाँ ले लें। अगर इतनी दवाएं इनको याद ना रहें तो फिर रेशे के लिए सबसे अच्छी दवा एक और है, वो है स्टेनम मेटालिकम। स्टेनम मेटालिकम आप 30 या 200 में इस्तेमाल करें तो आपका ये रेशा इंशाल्लाह ताला, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ठीक हो जाएगा।
आगे है जी, सर में खराटों की वजह से दर्द होने लग जाती है, सोते वक्त बहुत खराटे आते हैं, मुंह से पानी बहता है और तकिया गीला हो जाता है। कुछ अरसे जुकाम की कैफियत है, लेकिन बहने वाला काम नहीं। इन सब की कोई दवाई बता दे। लेकिन बहने वाला काम नहीं, जुकाम की कैफियत है लेकिन बहने वाला काम तो नहीं। मतलब है कि जुकाम बहता नहीं है, बहता जुकाम है, नहीं है कोई, मुंह से पानी बिल्कुल बहुत ऐसी कोई निकलता है, बात है। गीला हो जाता है। जी जी। उनका ये सारा बंद है सिस्टम। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि उनका नाक बंद है, उसमें वो एक तो देसी घी डालें जैसे मैंने पहले बताया, और दूसरा मेर्कसोल 1000 में हफ्ते में एक खुराक, रात को सोते वक्त खाना शुरू करें, हफ्ते में एक बार सिर्फ मेर्कसोल। तो ये जो मुंह से पानी शानी निकलता है ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे है जी, मेरी उम्र 65 साल से आपकी बताई हुई सर दर्द की दवाई रोजे में इस्तेमाल की है, इससे अब तक सर दर्द नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर खाली खाली महसूस होता है और नींद सिर्फ 5 से 10 मिनट आती है। कोई दवाई बता दे। लेकिन ये नींद 5 से 10 मिनट किस वक्त, सारी रात में नींद 5 से 10 मिनट आती है? अब लगता तो यही है, मुझे और तो कोई नहीं लिखा हुआ। लेकिन तो ये आप खुल नींद, जाते होगे। नींद के लिए सबसे मतलब बेशुमार दवाएं नींद के लिए जो इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन कॉफिया क्रूडा 200 में नींद की बहुत अच्छी दवा है। ठीक है जी। अच्छा, मेरी दवाई ये लिखा हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी राना सही साहब से दरख्वास्त है कि वो अश्वगंधा के बारे में थोड़ा तफसील में बताए। अश्वगंधा कोई, अश्वगंधा, डॉक्टर साहब प्लीज, अश्वगंधा। डॉक्टर साहब बताएंगे जी तफसील से। अश्वगंधा बता देते हैं। ठीक। अश्वगंधा जो है वो एक टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे पहले एक पेशेंट थे जो उठ नहीं सक रहे थे, जो कोरोना के बाद, उनके लिए ये एक बेहतरीन टॉनिक साबित होता है। ऐसे लोगों के लिए भी ये बेवरेज के साथ भी मिला के लिया जा सकता है। ये अल्जाइमर के लिए जो हाथ पैर कांपते हैं, और थायराइडिज्म के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसे लोग जिनके बॉडी के अंदर रेशा होता है, ये खुश्क करके पानी, पेशाब और टॉयलेट के जरिए से उसको निकाल देती है। ये एंजाइटी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और ये ज़्यादातर ये क्योंकि रेशे को खाने वाली दवाई है। ऐसे लोग जो दूध के पीने के, चाय पीने के शौकीन होते हैं, लस्सी पीने के शौकीन होते हैं, और फिर जैसे उनका जो एक पेशेंट थे जो जिनके गले जो नाक बंद रहता है, खराटे वगैरह लेते हैं, उनके लिए ये नेमत है, बहुत बड़ा ना टॉनिक है। ऐसे लोगों को लेना चाहिए। ऐसे लोग जो डायबिटीज है, ऐसे लोगों को जिनके डायबिटीज मतलब कि चीनी से बढ़ती हो, उनको ये दूसरी दवाइयाँ जो अपनी डायबिटीज की लेते हैं, साइजियम है, गिमनेमा है, उनके साथ ये अश्वगंधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अश्वगंधा जो है ये जड़ी बूटी है। ये रूट्स होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये इसका पाउडर की सूरत में भी ले सकते हैं, लिक्विड सूरत में भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा खुश्की माइल होता है। ठीक है। एक अच्छा एक चीज मैं और ऐड कर दूं इसमें, जी डॉक्टर साहब की इजाजत के साथ। जी जी ये अश्वगंधा जो है इससे मर्दों का टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ता है। जी, वजह फरमाया इसी में, क्योंकि बाद ऐसे लोग होते हैं जिनको दही और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके टेस्टोस्टेरोन लो हो जाते हैं। उसमें ये ट्राइबल्स के साथ बेहतरीन काम करता है और सेकंड्स के अंदर काम करता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ ऐड किया है ताकि ऐसे हजरात जो शाकी रहते हैं हर वक्त कि उनको कोई मर्दाना कमज़ोरी है, तो उस मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए, मर्दाना कमज़ोरी अमूमन टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से होती है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन उनका कम है और अगर वह शोका, अश्वगंधा और ट्राइबलस जैसे डॉक्टर ने बताया, इसको मिला के 20 कतरे दोनों के, 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद ये लें, तो अल्लाह के फजल से मैं ये नहीं कहता कि आज उन्होंने शुरू की कल वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन ऐसा ऐसा गिरते हैं जिस्म से, फिर ऐसा 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 ये बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपके वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ते जाएंगे दिन ब दिन। तो आपकी मर्दाना
ताकत मर्दाना कुव्वत जो है वो बहाल रहेगी। अच्छा, ये सब जो भी मैसेज आते हैं वो सब सलाम अलैकुम पहले कहते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ सबको सलाम, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूँ। यहाँ एक अगला सवाल है कि भाई उनकी एज 56 है और कभी कभी उन्हें शदीद गर्मी लगती है, और कोई दुआ बता दे। कभी कभी शदीद गर्मी लगती है और 56 उनकी एज है। कभी कभी शदीद गर्मी लगती, वैसे हाँ। सर्दी लगती रहती है। यहाँ नहीं, ये नहीं लिखा सर्दी नहीं, लेकिन ये लिखा कि मुझे कभी कभी बहुत गर्मी लगती है। देखिए ये जी, है फिक्र। कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, नहीं देंगे सल्फर 1000 में हफ्ते में एक बार खा लिया करें। सुबह निहार मुंह, एक खुराक सिर्फ। अच्छा जी, ये अगला है जी, रात सोते वक्त मुंह से पानी बहता है, और दूसरा ये कि नाक बंद रहता है और थोड़ी सी हवा ये पानी से नाक बंद हो जाता है। मेरा ख्याल है इसका तो अभी इसी अभी इसी अब किस्म थोड़ा, का एक सवाल पहले भी था, उसका हाँ जवाब दिया बिल्कुल बड़ी ऐसे ही तफसील ऐसे ही से। है। हाँ जी। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने सुन लिया होगा वो सारा। तो आगे हम चलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाई कोलेस्ट्रोल फॉर फ्रॉम राना सईद, फॉर हाई कोलेस्ट्रोल। हाई कोलेस्ट्रोल के लिए देखें जी, कोलेस्ट्रोल किस किस्म का कोलेस्ट्रोल? आम कोलेस्ट्रोल के लिए कोलेस्टेरिनम 30, फास्फोरस 30 और फाइटोलाका 30, ये तीनों दवाएं 30 में मिला के अगर दिन में 3 दफ़ा ली जाएं तो अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ किसी भी मर्द का या औरत का कोलेस्ट्रोल लेवल ठीक हो जाता है। फिर यहाँ पे एक उन्होंने लफ्ज लिखा जो मुझे पढ़ा नहीं गया, उसमें उनके पास बहुत इन्फेक्शन है। वो लिखा हो पैंसरेस, पैंसरस, पैंक्रियाटिस, पैंक्रेटिस, ओह माय गॉड, पैंक्रेटिस, ठीक है ना, ठीक नहीं लिखी हुई। पैंक्रियाटिस। हाँ, इसमें इन्फेक्शन है, आपको समझ तो आ गई होगी। इसमें इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई दवाई बता दें। देखिए जी, पैंक्रियाटिस में अगर तो क्या इन्फेक्शन है डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब ने पहले इसके बारे में बताया है, पैंक्रिया के बारे में, लेकिन उनको पहले ये पूछना चाहिए, बताना चाहिए कि पैंक्रियास में क्या प्रॉब्लम है। पैंक्रियास अगर पैंक्रिया उनका सिर्फ पैंक्रिया में इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई होती है आयरिस वेर्सिकलर। तो लेकिन अगर वो मजीद इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर डॉक्टर साहब मजीद उनको कुछ बता सकेंगे। लेकिन सिर्फ पैंक्रिया के लिए अगर उनके पैंक्रिया में इन्फेक्शन है तो वो पैंक्रिया इन्फेक्शन के लिए दर्द भी है, साथ इन्फेक्शन भी है, तो आयरिस वेर्सिकलर 200 में लें, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। अगर फिर भी दर्द उनकी ठीक ना हो तो साथ फास्फोरस 200 में मिला सकते हैं। दोनों दवाएं मिला के लें या बारी बारी लें, पैंक्रिया ठीक हो जाएगा। अगर मजीद इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर उस पर डॉक्टर साहब मजीद रोशनी डालेंगे। फिर किसी ने तारीफ किया कि वेरी गुड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। दूध पीता, अच्छा जी, अगला सवाल है कि दूध पीता हूं तो पेट खराब हो जाता है, कोई दवाई बताएं, और मैं दूध भी पीता रहूं। क्या से कहते हैं? डॉक्टर साहब बताते हैं अभी आपको। इसमें सल्फर और लाइकोपोडियम जो है वो लेते रहें, और तमाम ऐसे फ्रूट जैसे ब्लूबेरीज है, बेरीज है, स्ट्रॉबेरीज हैं और ऑरेंज है, इसको रोक दें तो इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं रहेगा। दूध को अभी फौरी तौर पर शुरू ना करें, 1 महीने तक लाइकोपोडियम और सल्फर लें और उसके बाद दूध शुरू करते हैं, उनको इंशाल्लाह ताला फर्क पड़ जाएगा। और एक दवाई मैं और इसके साथ ऐड कर देता हूँ डॉक्टर साहब की इजाज़त के साथ, वो है लेक्डेफ्लोराटम। लेक्डेफ्लोराटम अगर 200 में साथ एक दफ़ा ले लें तो उससे भी इंशाल्लाह ताला उनको अफाका होगा। आगे है जी, बेगम को अल्सर है, अंडो उसको अंडों की स्कोपी हुई थी, अंडों की स्कोपी हुई थी, एंडोस्कोपी हुई थी। हाँ एंडोस्कोपी, सॉरी ये रोमन ऐसे ही है। फिर एंडोस्कोपी हुई थी, इसमें डॉक्टर ने इन्हें बताया कि बेजे के मुंह पर जख्म है, इसकी वजह से भूख नहीं लगती और थोड़ा खाने से पेट भर जाता है, वजन भी कम है। इसमें ये होता है कि
ऐसी ख़वातीन या तो एंजाइटी की वजह से और बाज़ ऐसे खाने जैसे के अंदर नमक साड़ दिया जाता है, जैसे बारबेक्यू होता है, या ऐसे खाने जिसमें क्रोनिंग होती है, या रेडीमेड मसाले होते हैं, चिकन मसाला, ये निहारी मसाला, चाट मसाला, इससे और ख़वातीन के मैदे में अल्सर कोलाइटिस बन जाता है, या पेप्टिक अल्सर होता है। उससे जो कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो सूज जाते हैं। सूज जाने की सूरत में एपिस कैलकेरिया, कार्बो एनिमैलिस, कार्बोवेट, कास्टिकोम, एकोनाइट, बेलाडोना, ये सारी जो हैं ये ग्लैंड्स को कम करने में मदद करती हैं। अगर वो परहेज करके थोड़ा सा उनके भी इन चीज़ों को हाथ ना लगाएं और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ जाएगा। एक है प्लांटागो, हाइड्रास्टिस, मदर टिंचर्स हैं दोनों। इसके साथ तीसरी दवाई है जेरानियम। ये मैदे के अल्सर, मैदे के नासूर और मैदे की जो सोजन होती है उसको कम कर देते हैं। अच्छा, किसी लिहाज जी उनके बेदे में शदीद दर्द रहता है, कुछ खाना खा लो तो बेदे के मुंह में दर्द सारा दिन रहता है, तो बेदे यही के सेम मुंह में दवाइयाँ सारा दिन उन्हीं के दर्द काम रहता है। आएंगी, यही सेम दवाइयाँ उन्हीं के काम आएंगी। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों एक ही जैसी है। मैदा का हाँ जी मसला है सब। ठीक है, फिर आगे लिखो कि 5 months डायरिया है, 5 महीने से डायरिया है, कोरोना में एंटीबायोटिक ली थी, उसके बाद मोशन शुरू हो गए, डॉक्टर ने IBS डायग्नोस किया है, और एंजाइटी या वर्क स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है, एग्जाइटी मेरा ख्याल लफ्ज है, जी जी ज्यादा हो जाता है, सिर्फ इस बगोल से वक्ती फायदा होता है। ये एक दफा बरखा की किसी दोनों में से इस बगोल को बना किया गया था कि ना भी ना इस्तेमाल करें, मेरा ख्याल है किसी प्रोग्राम कसरत से इस्तेमाल करें। कसरत से इस्तेमाल करें। जी ठीक है जी। अगर तो उनको जी सॉरी जी डॉक्टर साहब आप सुनाइए जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था, सुनाइए। देखें जी, अगर तो उनको दस्त लगे हुए हैं, दस्तों के लिए तो सबसे अच्छी दवाओं में से एक अच्छी दवा है, वो है पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम जिस भी ताकत में मिलती है, 6 में, 30 में, 200 में, वो लें तो दस्त तो उनको रुक जाएंगे। तो बाकी ज़ाहिर है कि वो इन्फेक्शन है पेट में, अपने आप को, जैसे वो डॉक्टर साहब अक्सर बताते हैं कि नीम गर्म पानी पिएं, और नीम गर्म पानी पीने से जो आपका पेट है वो नरम रहेगा, और दस्त तो आपके पोडोफाइलम रोक देगी इंशाल्लाह ताला। तो आगे है एक लफ्ज लिखा हुआ एल, सॉरी इस तरह के सॉरी मैं इससे की वजाहत करता हूँ। पोडोफाइलम इज द बेस्ट मेडिसिन है क्रोन डिजीज में, IBS में, बहुत अच्छी दवाइयों में से है। बात यह है कि ये जो क्रोन डिजीज होते हैं ये आंतों के अंदर छोटे छोटे जो है दाने निकल आते हैं और थ्रैशेस बन जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। उसकी वजह से इनके ग्लैंड जो है हीट कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनको स्टोल का छिलका जो है थोड़ी देर के लिए सूद कर देता है। डॉक्टर साहब आपका एक टॉनिक है जिसको शरबत काफूर, आपका बहुत अच्छा इसके ऊपर काम करता है। दूसरे नंबर पर यह है कि इनको पोटाशियम की ज़रूरत है क्योंकि वो हिल गया है। पोटाशियम सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो ज़ाफ़रान के अंदर है जो इनको फ़ायदा दे सकता है। ये सादा पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर ज़ाफ़रान को हल करें और उसके अंदर इस रोल का छिलका भी डाल सकते हैं तो इनका दायमी इलाज हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा था इसका आखिरी सवाल है, लेकिन सवाल और भी है, उसको मैंने भी काफी मैंने किया क्योंकि अभी हमारा 1 घंटा पूरा हो गया। तो आखिरी सवाल ये है कि एक लफ्ज लिखा हो LING, लिंग क्या चीज है? दूध में डाल के पीने को कहा गया है। ये लिंग नहीं, इन्होंने गलत लिखा है, हिंग, हिंग होगा। जी उन्होंने हिंग हिंग लिखना होगा, हिंग। एल के साथ की के लगा हो नहीं? हाँ, LING लिखा हुआ, लेकिन क्या है वो, कौन सा लफ्ज सही है? हिंग, H। हाँ हाँ ठीक जी, है फिर। उन्होंने लिखा गलत है, ये लिंग नहीं, ये हिंग होगा, उनको समझ नहीं आई होगी। तो हिंग, वो कहते हैं ना, हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा चढ़े।
ये ओ हिंग हैगी है। इसके बारे में, हिंग के बारे में तो जी डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। ऐसे ये हिंग हिंग जो है पेट में हवा के लिए बहुत अच्छी है। जिनके पेट में अक्सर हवा होती हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमारे जो लोग हैं वो जब माश की दाल पकाते थे या कोई भी बादी चीज, उसमें हिंग का तड़का लगाते थे। तड़के में हिंग डालते थे ताकि पेट में हवा पैदा ना हो। ये हवा पैदा करती है, ये हड्डियों की दर्दों को दूर करती है। तो मुझे तो इसकी दो सिफात के पता है, बाकी डॉक्टर साहब बता सकते हैं। जी, इससे का नाम असफेटिडा है। ये तासीर में गर्म और खुश्क होती है, मगर बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होती अगर प्योर किस्म की मिल जाए। ये पाकिस्तान में हीरा हिंग से ज़्यादा मशहूर है, जो अच्छी वाली है। उसके बाद ईरानी है, दूसरी तीसरी है जो जिसमें मट्टी वगैरह बहुत कुछ होता है। हीरा का मतलब होता है साफ सुथरे। ये हिस्टेरिया के पेशेंट जो हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कामयाब है, और बाज़ ऐसे केसेस में जिनके ग्लैंड सूज जाते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है, उनके अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और इंडाइजेशन में, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि बाज़ लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा दर्द या हवा पेट में हो मगर निकलती ना हो, तो ये निकालने में बहुत मशहूर है और बहुत कारआमद है। इंडिया तो इसको बेशुमार खानों में, जैसे सब्जी है, क्योंकि बादी चीज़ों को ये उनकी बादी मारती है। दालों में अक्सर इस्तेमाल होता है, सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं कि भाई पेट के अंदर कीड़े ना बढ़ने और बादी ना हो। तो इसलिए ये अस्थमा की सबसे बेहतरीन, जो सर्द ममालिक के अंदर अस्थमा या निमोनिया वगैरह होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऐसी ख़वातीन जिनको मेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। ऐसी ख़वातीन जिनके पिंपल्स चेहरे पे निकलते हैं, एक्ने निकलती है, उनके लिए बहुत अच्छी दवाइयों में से ये बेहतरीन चीज़ है। ये आसानी से मिल भी जाती है और इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, आजकल तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह रहा हूँ कि इसको कोरोना के ऐसे जो निमोनिया के केसेस आते हैं, जिनको सांस के अंदर रेशा पड़ जाता है और वो उनको भूख नहीं लगती, और जो दोस्त जो पहले थे जिनको हमने बेवरेज बताया था, जिनकी नींद खत्म नहीं होती, उनको भी ये हींग आब हयात के तौर पर काम करेगी। अच्छा, अब तो सवाल तो और भी है, लेकिन अब घंटा हमारा घंटे लेकिन से वो नोट कर लें, आप अगली दफा पहले वो पूछ लेंगे। अच्छा, मैं फिर नोट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मंडे को पहले वो पूछ लेंगे। यही बात आपने पिछली दफा भी की थी, मैं नोट कर लेता हूँ, फिर आप भूल गए थे। नहीं, लेकिन मैंने वो, हाँ, बोल दिया था मैं, लेकिन उसको पहले कैसे करें भाई, जब नहीं, या देखना मुझे भिजवा दें वो, या उनको कागज पे नोट कर लें आप। नहीं, मैं ये समझता कि ये जो सवाल है वो रहते हैं, लेकिन वो जब प्रोग्राम खत्म होता है तो सवाल भी सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से बस यही है, तो मैं देखता हूँ कि इसको अगर एक आधा सवाल और लेना है तो ठीक है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है भाई। ये तो कोलेस्ट्रॉल के बाद बताएं। अच्छा, अगर लेने हैं तो मुझे, मैं उनको बोल देता हूँ कुछ। नहीं, फिर वो प्रोग्राम बहुत देखें जी, लंबा हो मुझे जाता है हमें तो कोई इतराज नहीं है, प्रोग्राम फिर बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, उसका फिर ये भी होता है कि बाद में जो लोग देखते हैं उनके लिए भी लंबा हो जाता है। इतना घंटे का प्रोग्राम जो है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। घंटा हो गया है तो फिर देख लेते हैं क्या है। या हफ्ते में 2 दिन कर लेना सर। मैं वैसे ही 2 दिन कर रहे हैं, मैं खुद प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हाँ, वहां रेफर कर दें उस प्रोग्राम पर। तो 4 दफा हो जाएगा। बहरहाल जी दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है राज साहब और मुकर्रम अमीर साहब के तावन के साथ आपकी मदद के लिए शुरू किया गया है। या इनकी कोशिश यही होती है कि जो हमारे दोस्त हजरात, ख़वातीन और हजरात जिनको कोई बीमारी है और होम्योपैथिक पर एतकाद रखते हैं, उन्हें कोई ना कोई मदद जो है वो फराहम कर दी जाए। बाकी शिफा जो है वो खुदा ताला ने देनी है, और असल चीज़ तो मालिक खुदा है। इसलिए सब दोस्तों को ये भी दुआ करनी चाहिए कि जो लोग, जिन लोगों ने आज सवाल भिजवाए हैं, जिनको जवाबात मिले हैं, उनको जो दवाइयाँ बताई गई हैं उनमें अल्लाह ताला शिफा डाल दे और उनको जो है वो कामिल शिफा उस दवाइयों से मिल जाए। क्योंकि हमें यही आपको आपने सुन लिया, आपने देख लिया, आपको तो अल्लाह ताला शिफा देगा, लेकिन आपका ये, अब ये आपका काम है कि आप इसको
शेयर करें, फैलाएं इसको, ताकि जिसने ये नहीं सुना वो भी सुने, वो भी इस फैज़ से फैज़ हासिल करे। ये खिदमत खल्क का काम है और खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह हाफिज़। हमें यही तालीम दी गई है कि भाई कबूलियत दुआ का मामला जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ अंबिया के साथ नहीं रखा, बल्कि दूसरे आजिज बंदों के साथ भी वो अपने बेपाया रहम करम की वजह से एक हद तक मामला करता है और इनकी दुआओं को सुनता है और उनके दिल में भी खुदा ताला की हस्ती से बराह रास्त मुतमईन हो जाए और वो उसकी फर्मा बरदारी और इताअत और मोहब्बत से आगे बढ़े। और खुदा करे कि इसी मोहब्बत के नतीजे में जो है अल्लाह ताला इन दवाइयों में बरकत डाल दे और आप सबको जो है वो शिफा अता हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले मंडे को दोबारा मुलाकात करेंगे।